हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आज मैथमेटिकल साइंस का पार्ट ए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप लोगों को पूरा पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोग यहाँ पर 30/30 स्कोर कर सकते थे अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़े बेसिक से क्वेश्चन से, जो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा, जहां पर आप लोगों का आंसर आया होगा 2.50। करने का तरीका क्या था भाई? पहले बच्चे ऐसा समझ सकते हैं कि भाई जैसा कि स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि वाटर बोतल कॉस्ट, भाई वाटर प्लस बोतल का जो कॉस्ट था वो है आप अपने पास ₹20। साथ में इसके बाद कह रहे हैं वाटर कॉस्ट, वाटर का जो कॉस्ट है वो है 15 ज्यादा बॉटल से। तो यार 15 ज्यादा है बोतल से, तो आप लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं 15 ज्यादा है ना, तो मोर मोर के लिए प्लस आ गए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अगर इक्वेशन को सॉल्व करें, जैसे w प्लस बी इज इक्वल टू 20 आ गया और w माइनस बी इज इक्वल टू 15 आ गया, यहाँ पर एडिशन कर दी जाए यानी कि टू वाटर मतलब टू टाइम्स ऑफ वाटर बॉटल इज इक्वल टू 35। तो वाटर बॉटल का जो प्राइस आप लोगों के पास मिल गया वो 17.5 मिल गया। अगर वाटर बॉटल का प्राइस 17.5 है, यहाँ पर अगर आप लोग सब्सटीट्यूट करते तो यहीं से आप लोगों को बॉटल का जो प्राइस था वो मिल जाना था 2.5। तो ये बिल्कुल बेस्ट मेथड था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन जो होगा वो बिल्कुल सही आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ये वाला, हाउ मेनी 4 digit number can be generated from the digit 1 2 3 4 5 such that no digit appear more than once and digit 1 is always somewhere to the left of the digit 2। देखिए अब इसको करने का तरीका एकदम सिंपल था। इसका जो आंसर था वो 36 आंसर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर था। अब करने का तरीका क्या रहेगा, आप लोग ये देखिएगा कि आप लोगों के पास पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने 4 डिजिट के नंबर लिखने हैं। अगर 4 डिजिट के नंबर लिखने हैं, पहले केस में आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का जो 1 है वो बिल्कुल इस पोजीशन पर है। अगर इस पोजीशन पर है तो 2 इस पोजीशन पर होगा, यानी कि एक नंबर यहां पर फिक्स हो गया, एक नंबर यहां पर फिक्स हो गया। अगर एक एक नंबर यहां पर फिक्स हो जाते हैं, अब आप लोगों के पास 5 में से 2 नंबर ऑलरेडी यूज हो गए। केस था अपना मोर देन वंस, हमने यूज नहीं करना, यानी कि रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला केस था। अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला केस था तो यहां पर 1 और 2 के अलावा कितने नंबर बच गए? 3 नंबर बच जाएंगे। और सेम उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक नंबर आ गया, मान लो ये भाई यहाँ पर हमने 3 रख दिया। अब इसके बाद आप लोगों के पास कितने डिजिट बच जाएंगे? आप लोगों के पास यहाँ पर बच जाएंगे 2 नंबर्स, ठीक है। सो यहाँ से पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई? यहाँ पे आ जाएगी पॉसिबिलिटीज आप लोगों के पास 6, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम लोग मल्टीप्लीकेशन का काम करते थे। तो यहाँ पे 1 into 1 into 3 into 2, यहाँ पे 6 केसेस टोटल पॉसिबल थे। अब क्या और केसेस भी पॉसिबल थे? बिल्कुल और केसेस भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकते थे। जैसे कि यार यहाँ पर 4 डिजिट का हमने नंबर बनाना है। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये मैंने फिक्स कर लिया, यानी कि एक नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया, एक नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया। और अब आप लोगों के पास यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो पॉसिबिलिटीज बन गई, यहाँ पर भी 6 बन गई। और फिर लास्ट में आप लोगों के पास एक और केस आएगा, जब एक यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? कोई 3। और यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? कोई 2। तो टोटल पॉसिबिलिटीज जो हो गई हैं वो अब यहाँ पर मतलब 18 हो गई, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, है ना। अगर ये 18 हो गई हैं, उसके बाद और देखिएगा और कौन से केसेस यहाँ पर बन सकते थे आप लोगों के पास। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 सच दैट नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस एंड डिजिट 1 इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ द डिजिट 2। अब यहाँ पर जो बात करेगी समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ डिजिट 2, समवेयर का मतलब ऐसा रहेगा कि बिल्कुल ही बगल में नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ही बगल में नहीं होगा। आप लोगों के पास थोड़ा साइड में भी आप लोगों को ये मिल सकता है। जैसे कि यार मान लीजिए मेरा 1 यहाँ पर आ गया, 4 डिजिट का नंबर है, 1 यहाँ पर आ गया, शायद 2 यहाँ पर होगा, शायद 2 यहाँ पर हो। फिर यहाँ पर कितने केसेस आ गए? 3 और 2 आ गए, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई भी 3 नंबर आ सकते हैं ना, और यहाँ पर कोई भी 2 नंबर आ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज 6 आ जाती है। ऐसे करके क्या और केसेस बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। अगर आप लोगों का 1 कहीं और आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तब आप लोगों के पास इसके करेक्ट आंसर जो मिलेगा वो 36 वाला मिलेगा जी, ठीक।
नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, एकदम इजी वाला क्वेश्चन भाई, वो वाटर बॉटल से भी इजी वाला क्वेश्चन है ये वाला, वाटर बॉटल से भी इजी वाला। मतलब इस बार जो क्वांट आया था वो बहुत ही ज्यादा इजी आया था। अब खुद देखिएगा, अगर आप लोग कोई क्रिकेट मैच आप लोगों ने देखा हो, क्रिकेट मैच की एग्जांपल ले लीजिए। क्रिकेट मैच में सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों के पास टॉस होता है, टॉस होता है। उसके बाद टॉस के बाद क्या होगा भाई, मैच होना शुरू होएगा। मैच के बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद आप लोगों को ट्रॉफी मिलेगी, है ना। तो ये प्रोसेस रहने वाला था। तो टॉस के लिए यहाँ पर क्या था, सी। मैच के लिए यहाँ पर है ए, रिजल्ट के लिए यहाँ पर है डी, और ट्रॉफी के लिए यहाँ पर है बी। तो सी ए डी बी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो अपने पास वन आंसर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। यार ये इतना इजी क्वेश्चन था ना, इतना इजी क्वेश्चन। अगर आप लोग केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होगी कि जब भी आपके पास 0 से लेकर 7 तक का पीएच होता है, और फिर 7 to 14 तक का पीएच होता है। इस केस में आप लोग एसिड रखते हैं, और इस केस में आप लोग बेसिक रखते हैं। आप लोगों ने 10th तक ये तो टॉपिक पढ़ा ही होगा, एसिड एंड बेसिस। अब यहाँ पर क्या क्या रहे थे कि अगर कोई चीज का पीएच 8 है, उसमें अगर आप लोग 100 टाइम्स न्यूट्रल वाटर यानी कि पीएच 7 ऐड कर देंगे ना, तब असर क्या होगा। तो भाई बंदे बहुत ऐसे सोचेंगे कि भाई बिकम हैवी हो जाएगा। अरे भाई साहब, हैवी नहीं होगा। हमेशा वो चीज क्या रहेगी, वो बेसिक ही रहेगी। पानी ऐड करने से कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आने वाले। भाई पीएच 8 है तो वो बेसिक का बेसिक ही रहेगा। ऐसा ही अगर क्वेश्चन एसिड के लिए भी होता ना, एसिड प्लस वाटर करते, तब भी हमारा जो आंसर आना था वो एसिड ही आना था। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो करेक्ट वाला आ जाएगा, रिमेन बेसिक। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ये था क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको मैंने बड़े अच्छे से सॉल्व करा था यार। करते हैं यहाँ पे भी क्वेश्चन। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो नेसेसरी। भाई इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है हमें जरूरी नहीं है मिले ही मिले, मतलब मिले नहीं मिले, मतलब कौन सी इक्वेशन को आप लोग एक तरीके का छोड़ के जा सकते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बताता हूँ मैं कैसे करना था। ऑल दोज हु पास एन एंट्रेंस टेस्ट टेक एडमिशन इनटू अ सर्टेन इंस्टीट्यूट। भाई जितने भी बंदे पास होंगे एक एंट्रेंस टेस्ट में, अब मान लो यार एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट, या तो पॉसिबिलिटी आप लोगों के पास ये हो सकती है पास वाली, या तो आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी हो सकती है फेल वाली, है ना। आउट ऑफ दीज, इनमें से क्या होगा, सम ग्रेजुएट विद डिग्री इन 2 ईयर। अब यार जो बंदा एडमिशन लेगा, है ना, जो बंदा एडमिशन लेगा वही डिग्री करेगा। अब एडमिशन के लिए क्या होना चाहिए, बंदे को पास होना चाहिए, क्योंकि पहली लाइन में लिखा गया ऑल दोज हु पास एन एंट्रेंस टेस्ट टेक एन एडमिशन इनटू सर्टेन इंस्टीट्यूट, आउट ऑफ दीज सम ग्रेजुएट विद डिग्री इन 2 ईयर्स। अब यहाँ पर ऐसा हो गया कि कुछ को डिग्री मिल गई 2 साल वाली, और कुछ को नहीं मिली, नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट क्लियर एंड आर रिमूव्ड, और इनको हमने रिमूव कर दिया, इनको हटा दिया। एंड ऑल ग्रेजुएट फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट गेट जॉब इन द सेम ईयर। भाई जो बंदे अब ग्रेजुएट होंगे, मतलब अगर 2022 में आप लोगों ने एडमिशन करी है, तो भाई 2 साल के बाद 2024 में आप लोग पास हो जाएंगे, और पास हो जाएंगे तो जॉब मिल जाएंगी। एंड ऑल ग्रेजुएट फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट गेट जॉब्स इन द सेम ईयर, यानी कि 2024 में जॉब मिल जाएगी। इन 2022 नो वन टुक एडमिशन इन दैट इंस्टीट्यूट। उन्होंने कह दिया 2022 में कोई भी बच्चे ने एडमिशन ली ही नहीं। अगर किसी भी बच्चे ने एडमिशन ली नहीं, यानी कि सारे के सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो गए हैं। सारे के सारे बच्चे फेल हो गए ना, कोई भी पास नहीं हुआ। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो नेसेसरी। भाई इनमें से कौन सी चीज जरूरी नहीं है। नो वन रोड द एंट्रेंस टेस्ट इन 2022, ऐसा नहीं हो सकता। भाई कुछ बच्चे पास हुए हैं, कुछ बच्चे फेल हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकती है, ठीक है ना। नो वन पास द एंट्रेंस टेस्ट इन 2022, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नो, किसी ने भी एग्जाम पास नहीं करा है, ठीक है, ये तो बिल्कुल बात सही है। नो वन ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, हाँ ये भी बात सही है, कोई भी बंदा ग्रेजुएट हुआ ही नहीं 2024 में। नो वन गेट जॉब फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इन 2024। भाई किसी भी बच्चे को 2024 में जॉब मिली ही नहीं। अब यार खुद देखो, इनमें से कौन सी चीज नेसेसरली है जो फॉलो होगी ही नहीं, लास्ट वाली होगी, क्योंकि किसी भी बंदे को जॉब मिली ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो फोर्थ वाला पार्ट बन जाएगा, नो वन गॉट अ जॉब फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इन 2024। अगर बाकी के पॉइंट्स भी देखें, मैं एक बार आप लोगों को बाकी के पॉइंट्स भी बता देता हूँ। जैसे कि यार पहले में था नो वन रोड द एंट्रेंस टेस्ट, तो यार ये जरूरी थोड़ा ना है, ये तो शायद फॉलो हो रहा होगा। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ये चीज तो फॉलो हो ही रही है ना। और पूछा क्या क्या है, डज नॉट फॉलो।
नो वन पास द एंट्रेंस टेस्ट, ये भी चीज तो फॉलो हो रही है। अब नो वन ग्रेजुएटेड, हाँ ये भी चीज फॉलो हो रही है, लेकिन नो वन गेट अ जॉब फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ऐसा तो नहीं है। शायद भी शायद बंदे अगर डिग्री ली होती तो भाई पास तो हो ही जाते ना। तो इस यहाँ पे आंसर जो करेक्ट आना था एज अ वो था फोर्थ पार्ट, यहाँ पे फोर्थ पार्ट ही आंसर है। अगर आप लोगों को लगता है कुछ कंफ्यूजन है मुझे भी बता देना, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट ही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इजी वाला अगर करें, एवरेज का क्वेश्चन था। एवरेज के क्वेश्चन में आप लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था जिससे आप लोगों का आंसर करेक्ट आ जाना था। अगर कह रहे हैं 7 नंबर का एवरेज 71 है, तो यार सम की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 7 इंटू 71 अगर कर दे तो 497 मिल जाएगी। और अगर हम लोग 6 नंबर का एवरेज करें, उनका एवरेज आ रहा है 75 यानी कि 75, और ये आ गया 75 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं एक बार, 75 इंटू 6 करवा लेते हैं 450, तो इनका एवरेज आ गया है 450। अब खुद सोचो भाई, एक नंबर कम हो रहा है, एक नंबर कम हो रहा है, वो कौन सा नंबर कम होगा, 47 होगा। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग 497 और 450 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 447 का आ रहा है। और इसी नंबर को जब आप रिमूव करेंगे तभी तो डिफरेंस इतने का मिलेगा 47 का। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर था वो डी पार्ट करेक्ट आंसर था जी। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों का कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ हो, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा अच्छे से समझना जी। गलती क्या थी यहाँ पे पूछ रहे हैं बंदों ने कि नॉट फॉलो हो रहा हो, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डायग्राम इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जिनको डायग्राम नहीं बनाने आते मैं उनको डायग्राम बनाना थोड़ा सा सिखा देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग ना जो हमें स्टेटमेंट बोली गई है, मैं कंसिस्टेंट वाले पहले बनाता हूँ, ठीक है, पहले कंसिस्टेंट वाले बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि आंसर बनना क्या। अगर कंसिस्टेंट है ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या होता है भाई, जितने ए है, जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं, तो वो इस तरीके से बनाते हैं। नो डी इज ए, कोई भी डी ए नहीं है, कोई भी डी जो है वो ए नहीं है, तो डी और ए में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। भाई पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। शायद दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा आ जाए जैसा कि हमने बनाया ऑल ए, जितने भी ए है वो सारे बी है, ऐसे करके। और नो डी इज ए, कोई बात नहीं भाई हम ऐसे बना लेते हैं, शायद ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज अलग अलग हैं। अगला देखिए क्या है, सम ए आर सी, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, तो कुछ ए सी है कि में मैंने क्या कर दिया, सी और ए में थोड़ा सा पार्ट कॉमन कर दिया। यहां पर भी मैं कुछ ऐसा ही कर देता हूं भाई, कुछ ए सी है तो यहां पर भी मैंने थोड़ा सा पार्ट कॉमन कर दिया। शायद एक और पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती थी, मैं वो भी पॉसिबिलिटी आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ दोबारा से। जैसे कि यार कहा जा रहा था सारे के सारे ए बी हैं, और कोई भी डी कोई भी डी ए नहीं है, फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हाँ यार शायद कुछ ऐसा बन जाए। अरे एक मिनट, कुछ सी है ना, एक मिनट, ये नहीं, कुछ शायद ऐसा बन जाए। अब देखो, कुछ ए को मैंने सी के साथ यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया है, तो अगर पूछ रहे थे नॉट वाला, तो देखो भाई इनमें से कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है जो मैंने नहीं बना पाया हूँ, देखना जरा। क्या पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिल रही है? हाँ, पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि जब सम की बात आती है ना, सम की बात, तो सम में इतना पार्ट भी आ सकता है और सम में ये भी पार्ट आ सकता है। मतलब ये अगर मैं यहाँ पे सी लिखता, तो हाँ ये एक करेक्ट ऑप्शन था, ए वाला बन सकता है आप लोगों का। अगर बी की बात करें, बी तो मैंने शायद बना ही दिया है, बी वाला मैंने बना दिया, बी वाला नहीं बनाया मैंने, ओके, बी वाला अगर नहीं बनाया, बट ऐसा मिलता जुलता शायद बन रहा होगा, देखते हैं। यहाँ पर ना आप लोगों को थोड़ा सा ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना पड़ता है। चलो मैं सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यार नॉट कंसिस्टेंट का मतलब हो गया वो बिल्कुल ही ट्रू नहीं है ना, उसके लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डायग्राम इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं, जितने भी ए हैं सारे के सारे बी है। इससे तो आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाओगे, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे के सारे में आप लोग देख सकते हैं बन रहा है, तो इसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। अगली ऑप्शन है नो डी इज ए, कोई भी डी ए नहीं है। इसमें ये देखिएगा यहाँ पर फर्क दिख रहा है, तो ये बात तो सही करी गई है, ये देखना यहाँ पर। अरे यार मैं बनाऊँ यहाँ पर आप लोगों को ऐसे दिखा देता हूँ, कोई भी डी ए नहीं है, देखो
यहाँ पर आप लोगों को गैप दिख रहा होगा, कनेक्टिंग नहीं है, तो ठीक है भाई, ये पहले के लिए तो ट्रू स्टेटमेंट, सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ट्रू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी कोई डी ए नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी ये चीज ओबे हो रही है। अगला यहाँ पर भी देखो, कोई भी डी ए नहीं है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट से आप लोग अपना आंसर डिकोड ही नहीं कर सकते। अब आप लोगों को थर्ड ऑप्शन, थर्ड के ऊपर जाना पड़ेगा, सम ए आर सी। यहाँ पर देखिएगा कुछ ए सी है, हाँ ये देखो कुछ ए आप लोगों के पास सी है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज ओबे हो रही है, यहाँ पर भी ये चीज ओबे हो रही है, सम ए आर सी, है ना जी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सम ए आर सी यहाँ पर भी ओबे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन ए और सी में नहीं है। और पूछा क्या गया था, नॉट कंसिस्टेंट पूछा गया। तो इस तरीके से आप लोगों का फोर्थ पार्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर वेन डायग्राम कभी बनाना हो तो आप लोग इस तरीके से बनाते हैं, मैं आप लोगों को वेन डायग्राम की क्लास कभी ना कभी सिखाऊंगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एकदम इजी वाला क्वेश्चन था ये भी, जिसमें आप लोगों से कह रहे हैं, देखिएगा, फ्रैंक, टॉम, Sam, Tom, and David came first, second, third, and fourth in a race, but not necessarily in the order. Only one had the first letter of the position matching that of his name. If Tom came first and Sam did not came second, then देखना भाई, आप लोगों के पास चार बंदे, फ्रैंक, सैम, टॉम एंड डेविड, चार बंदे, एफ एस टी डी। अब अगर आप लोग पोजीशन के साथ सोचे ना, तो एफ के लिए हम लोग पोजीशन लिख सकते थे फर्स्ट या फिर फोर्थ, है ना, इनमें से कुछ भी हो सकती थी। एस के लिए तो भाई सेकंड हो सकती थी, टी के लिए तो थर्ड हो सकती थी, और डी का तो चलो कुछ बनता ही नहीं, डी से तो कोई पोजीशन बनती है। स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, इफ टॉम कम फर्स्ट, भाई ये बंदा पहले पोजीशन पर आया, एंड सैम डिड नॉट कम सेकंड, ये बंदा सेकंड पर नहीं आया। सेकंड पर नहीं आया यानी कि ये थर्ड और फोर्थ में से किसी में होगा। अगर थर्ड और फोर्थ में होगा, उनमें से एक ही बंदा ऐसा है जिसकी पोजीशन क्या कर रही है, उसके इनिशियल नेम के साथ मैच कर रही है ना। अब एस वाले की तो कर ही नहीं रही, अगर एस वाले की नहीं कर रही, कौन गया, खुद सोचना जरा, कौन रह गया, एफ रह गया। एफ में क्या पोजीशन आ सकती थी, या तो फर्स्ट आ सकती थी या तो फोर्थ आ सकता था। तो हम इजिली कंक्लूड कर सकते हैं भाई, हमारा ये एफ वाला बंदा जो है वो टॉप तो है नहीं, फर्स्ट तो आया नहीं, यानी कि ये वाला बंदा अपना आया है फोर्थ। अगर ये बंदा फोर्थ आया तो सैम को क्या होना पड़ेगा, थर्ड होना पड़ेगा, और ये जो डी है, डी को क्या आना पड़ेगा, सेकंड आना पड़ेगा। इस तरीके से ये कंक्लूड होना था जी। अब देखिएगा, पहली पार्ट क्या है, पहले पार्ट में क्या है, डेविड कम थर्ड ना, डेविड तो थर्ड नहीं आया, तो ये पार्ट तो खत्म हो गया। फ्रैंक कम फोर्थ, हाँ भाई फ्रैंक कम फोर्थ तो है, डेविड कम फोर्थ ना, डेविड तो सेकंड है। सैम कम फोर्थ ना, सैम भी अपना जो है वो थर्ड आया। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर था वो सेकंड वाला करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, ये तो इतना इजी था, ये तो आप लोगों को जैसे वो उसकी फिल्म थी, वो थ्री इडियट्स वाली फिल्म, उसी में से आप लोग इसका आंसर कर सकते थे भाई। एक मनगढ़ंत देश है, ठीक है, एक मनगढ़ंत देश है, फिक्शनल कंट्री है, नंबेरिया जिसका नाम है, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस इन द ऑड वन आउट, भाई उसमें कौन सा प्रोविंस हो ही नहीं सकता, सॉनक्योन ये कुछ कैसा कुछ है, ठीक है ना। अब यार देखो, नंबर वाली कंट्री है वन, यहाँ से आ रहा है, टू यहाँ से आ रहा है, और फाइव यहाँ से आ रहा है ना, फाइव यहाँ से आ रहा है। कोई यहाँ से अल्फाबेट बन रहा है, कोई यहाँ से नंबर बन रहा है ना, यहाँ से कोई भी नहीं बन रहा। तो यही तो इसका पार्ट आंसर था, तभी मैंने बताया ये थ्री इडियट जैसे फिल्म है, आप लोगों ने थ्री इडियट देखी होगी, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने आंसर बता दिया है आप लोगों को। अगला करते हैं यार, ये क्वेश्चन के ऊपर बाद में आते हैं, इसके क्वेश्चन के बारे में तो मुझे भी बड़ा मतलब डाउट है कि इसको कैसे करना था। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग जानते हैं कैसे करना था, तो आप लोग प्लीज अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों ने इसको कैसे करा है। ये मेरे से तो भाई बन नहीं पाया, अभी मैंने ट्राई भी नहीं करा इसको, बट फिर भी चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन था, जहां पर आप लोगों का डायरेक्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, n(n-1/2)। अब मान लीजिए आप लोग पेपर में भूल जाएं कि कैसे लग सकता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कह रहे हैं 15 डिस्टिंक्ट पॉइंट आर रेंडमली प्लेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मान लीजिए एक हमने सर्कल ड्रॉ करा, और उसके अंदर हमने आगे क्या है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस एट द मोस्ट कैन बी फॉर्म्ड बाय द पेयर्स अमंग दीज पॉइंट, कितनी हम लोग स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, मतलब दो पॉइंट्स थे, दो पॉइंट्स को सिर्फ आपस में जोड़ा। तो यार जब भी दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ा जाएगा, कितनी आप लोगों के पास लाइन आई, एक आई, है ना।
जैसा यार हैंडशेक होता है ना, आप लोग हैंडशेक वाला क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि अगर इतने हैंडशेक हैं, हैंडशेक वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आया था, लेकिन वो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हैंडशेक वाला कंसेप्ट लगेगा। हमेशा क्या होता है हैंडशेक के केस में भी आप लोगों के पास NC2 आंसर आता है। NC2 का मतलब होता है n(n-1/2)। तो अगर आप लोगों के पास 15 वर्टिसेस हैं, 15 पॉइंट हैं, तो 15 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। 15 इंटू 14/2 करेंगे, यहाँ पर 7 यानी कि 105। तो 105 जो रहेगा फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था भाई, इजी क्वेश्चन था लेकिन बड़ा मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। जब कह रहे थे भाई आप लोगों के पास एक पाई चार्ट गिवन है, डायरेक्ट पाई चार्ट नहीं गिवन था, ना कोई वैल्यू गिवन थी, बस एक लाइन गिवन थी, 40% ऑफ द टोटल गो टू द लाइफ साइंसेस। अब 40% क्या हो जाएगा, 360 का 40% निकालेंगे, जीरो के साथ जीरो कट गया, जीरो के साथ जीरो कट गया, यहाँ से वैल्यू जो आ गई 144 डिग्री आ गई। अब अगर आप लोगों ने अपने समय में कभी ना कभी आप लोगों ने ये देखी होगी, कंपस कंपस नहीं सॉरी, सर्कल देख लेते हैं ना, सर्कल या पाई चार्ट देख लेते हैं, डी देख लेते हैं, है ना। तो यार डी के अंदर ना जब 144 की बारी आती है ना, वो स्ट्रेट नहीं होता कभी ऐसा, क्योंकि स्ट्रेट तो आप लोगों के पास 180 होता है, वो थोड़ा सा ऐसे होगा। यानी कि ये वाला जो कुछ एंगल बन रहा है, ये आप लोगों के पास 144 डिग्री बन रहा होगा। अब एक लाइन बोली गई थी भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री इक्वल इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पर आ रहे, जैसे देखो इक्वल और इक्वल आ गए, लेकिन बाकी का जो ये वाला पोर्शन रह गया, इसमें क्या आएगा, इसमें कह रहे हैं उसका बचा हुआ जो पोर्शन है वो इक्वली डिवाइड होगा। तो यार यानी कि इक्वली डिवाइड होगा, ये देखो इक्वली डिवाइड हो गया, आधा पोर्शन ये है, आधा पोर्शन ये है। तो ये रहा लाइफ साइंस का, ये रहा फिजिक्स का, ये रहा केमिस्ट्री का, ये अपना मैथ्स का, और ये अर्थ साइंस का। तो इसका आंसर ए पार्ट जो था वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डायरेक्शन रेशियो का। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई करते क्या है। आप लोगों को डायरेक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट यहाँ पर होता है, वेस्ट यहाँ पर होता है, साउथ यहाँ पर होता है। अगर इस तरीके से डायरेक्शन है, अब देखिएगा, इफ आई वॉकड ईस्ट 100 मीटर, मैं 100 मीटर ईस्ट को चल रहा हूँ, ईस्ट माने इस तरफ को चल रहा हूँ, देन टर्न राइट। अब यहाँ से अगर मैं टर्न राइट लूंगा ना और यहाँ पर वॉक 60 मीटर करूंगा, तो मेरा फेस जो होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फेस, ये एरोज जो होते हैं ना डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में, एरोज बड़े अच्छे से आप लोगों को बनाने होते हैं। अगर आप लोगों ने एरोज नहीं बनाए, आप लोगों का आंसर कभी नहीं आ पाएगा, आप घूमते रह जाओगे, आंसर आप लोगों का हमेशा ही गलत आएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने वॉक करवा दिया 60 मीटर, और इसके बाद मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ। अब यार खुद सोचना, अगर मैं इधर को देख रहा हूँ तो ये मेरी राइट साइड होगी, ये मेरी लेफ्ट साइड होगी, और अगर मैं नीचे को देखूंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर यही हुआ कि जब मैं टर्न कर रहा हूँ लेफ्ट एंड वॉकड 150 मीटर, यानी कि इस डायरेक्शन में मैंने जाना शुरू कर दिया 150 मीटर, और फिर से अगेन लेफ्ट टर्न लिया। अब देखो यार मेरा फेस यहाँ पे है, ठीक है ना, इस तरफ को, मेरा लेफ्ट क्या हो जाएगा, ऊपर को ही तो हो जाएगा, जितना मर्जी ऊपर जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, ये ऊपर वाली डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ होती है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा बी पार्ट, करेक्ट आंसर आ जाएगा नॉर्थ। दैट्स इट, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं इसको भी करके बता देता हूँ। इफ अ मैप इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट साउथ वेस्ट बिकम्स साउथ, देन व्हाट। यहाँ पे भी फिर से एक बार वही बना लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट ये रहे, साथ ही में अब किसी बच्चे को नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत आती है, साउथ ईस्ट में दिक्कत आती है, नहीं पता चलता, तो देखो यार इनके बिटवीन वाले जो होते हैं ना, जैसे ये नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन वाला है तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, ये साउथ और ईस्ट के बिटवीन वाला है तो ये साउथ ईस्ट कहलाएगा, ये साउथ और वेस्ट के बिटवीन वाला है साउथ वेस्ट कहलाएगा, और ऐसे ही ये चीज क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से अब क्या हो रहा है, ओके, इफ अ मैप इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट साउथ वेस्ट, भाई साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट, साउथ वेस्ट को आप लोग ईस्ट कह रहे हैं, साउथ वेस्ट को ईस्ट कह रहे हैं। रोटेशन देख रहे हो, ये रोटेशन कितने डिग्री की हो रही है, ये हो रही है आप लोगों के पास 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मत पूछना कि भाई 135 क्यों आया, 135 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, हर एक के अंदर 45 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर ये भी नहीं पता, आप लोग एक चीज जानते होंगे कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर 180 डिग्री का यहाँ पर होता है, अगर उनमें से इतना कट कर दें तो ये कितना बच जाएगा, 135 ही तो बच जाएगा। तो यहाँ पर जो रोटेशन हो गई वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज
उल्टी डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, है ना, कुछ ऐसा कह सकता हूँ। अब कह रहे हैं नॉर्थ को क्या, देन व्हाट विल नॉर्थ बिकम, और अगर नॉर्थ को मैं घुमाऊं तो नॉर्थ क्या बन जाएगा। अरे बड़ी सीधी सी बात थी, यहाँ पर रोटेशन देख ली 135 की हो रही है, नॉर्थ को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो जैसे ही आप लोग नॉर्थ को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 135 डिग्री में, तो वो क्या बन जाएगा, वो भी साउथ वेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो सेकंड पार्ट करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ जी, एक बार इस पे आते हैं, फिर उसके बाद उसमें आएंगे क्वेश्चन क्या करना। चूज ऑप्शन टू बी फिल इन द ब्लैंक दैट विल गिवन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे ज्यादा बच्चों का ये आंसर गलत हुआ है। मैंने अपनी एक क्लास में भी इसको समझाया था रिसेंटली। द नंबर ऑफ द अक्रेंस ऑफ द लेटर एन इन दिस सेंटेंस इज करेक्टली काउंटेड एज। देखना भाई, एन लिखने शुरू करो, ठीक है, एन एन काउंट करने शुरू करो। पहला एन, उसके बाद ओके ओके, एक एन यहाँ पर, एक एन यहाँ पर, एक एन यहाँ पर, एक एन, एक और इतने एन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, काउंटेड एज 7, 7 है ना, ये आया अभी, तो 7 आया। द नंबर ऑफ अक्रेंसेस, कोई रह गया क्या, एन 7 ही आ रहा है ना। चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली करेक्ट। इज काउंटेड एज अ 7 तो हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी कि एक और एन आ गया, एक और एन आ गया। तो यार आंसर में मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे आंसर हमारा 9 क्यों आया, क्योंकि आंसर की में हमारे पास 9 है। अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर तो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। बट 7 की वजह से हमने लिख दिया एन एक और, है ना। 7 की वजह से अगर हम लोग एन एक और लिख दें तो 8 बन गए, लेकिन 8 का कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पे। हल्का सा मतलब मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आंसर मुझे पता था कि आंसर इसका 9 आने वाला है। द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द लेटर एन इन दिस सेंटेंस इज करेक्टली काउंटेड एज अ 7। ये पूरा पता था यार, 7 कहीं और तो है ना, आया नहीं। 7 के स्पेलिंग भी यही होते हैं। तो तो हाँ, मतलब आंसर 8 नहीं है, बट आंसर 9 था यहाँ पे। एक हमने एक और बढ़ाया था, चूज ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली करेक्ट। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक वर्ड कह रहे हैं लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट बन जाए, है ना। तो लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट बन जाए इज काउंटेड एज 8। 8 तो हम लिखने नहीं वाले, है ना। 8 तो हम लिखने नहीं वाले, क्यों। अच्छा, अब मैं आपको लॉजिकली करेक्ट में हाँ पूरा आंसर बताता हूँ कि होने क्या वाला था। भाई जैसे आप लोग 7 लिख रहे हो, लेकिन यार जब आप लोग यहाँ पर 7 लिख रहे हो, आप लोगों ने यहाँ पर आंसर 70 करना है, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों के पास कितने एन थे, आप लोगों के पास एक्चुअल में 8 एन आ रहे हैं। तो ये तो लॉजिकली इनकरेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ और सब्सटीट्यूट करना चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पर 9 सब्सटीट्यूट करा, है ना। अब 9 सब्सटीट्यूट करने से देखिएगा आप लोगों के पास जो एन आ रहे हैं वो कितने बन गए, ठीक है। यहाँ पर एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। हाँ, अरे बिल्कुल 9 ही तो एन आ रहे हैं इसमें। और वैसे भी अपने पास यहाँ पर 9 ऑप्शन में भी था, तो इस तरीके से इसका जो आंसर आना था वो 9 करेक्ट आना था। ये था यहाँ पर लॉजिक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा बेकार भी क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अ स्फेरिकल बॉल इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूबिक बॉक्स। एक स्फेरिकल बॉल को हमने एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर रखा है। एक बना भी लेते हैं यार, थोड़ी सी ड्राइंग तो मेरी भी बुरी है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा ही बुरी है। हमने इस स्फेरिकल बॉक्स के अंदर हमने एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर एक स्फेरिकल बॉल रख दी। इफ द डायमीटर ऑफ द बॉल इज सेम एज साइड्स ऑफ द बॉक्स। अब यार यहाँ पर इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ये होता है, डायमीटर किसके बराबर है, डायमीटर जो है वो साइड के बराबर है, बट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम विल बी एम्प्टी। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतना कंसेप्ट लगाना था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से माइनस कर देना था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो इससे आप लोगों का जो है वो करेक्ट आंसर मिल जाना था। अब आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब जानते हैं क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, है ना। बट यहाँ पर आर नहीं आएगा,
ठीक है। तो कुछ और आएगा, वो डायमीटर आएगा d/2 के हिसाब से। जब आप सॉल्व करेंगे तब आप लोगों के पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिल जाएगा। रिमेनिंग वाला जब भी निकालना होता है तो हम ऐसे ही निकालते हैं, पूरे में से जो चीज़ नहीं चाहिए होती उसको माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। तो आज की इस मैंने क्लास में 15 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लिए हैं। मैं आप लोगों को पूरे पूरे गिना देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ा है कि आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कि इसका आंसर आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने 30/30 मार्क्स जो थे स्कोर कर सकते थे, ठीक है। सो होप कि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्या क्या अप्रोच रहती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर भाई दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिनका भी मैथमेटिकल पार्ट अच्छा नहीं हुआ था उनको एटलीस्ट पता चले कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक यहाँ पर करी, ठीक। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।